तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 भूगोल का भवंडर सीरीज। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो भूगोल का जो फर्स्ट बुक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला और सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो ये हमारा कहा है सैंपल ने। किसने कहा है? सैंपल ने। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जहां पर भी आप लोगों को क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी दिखाई दे तो आप लोगों को क्या किस पे टिक करना है? सैंपल के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देख लीजिए। अभी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी चीज को अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए यहाँ पर जो एलन चर्चिल सैंपल जो है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, और क्रियाशील मानव के ऊपर इस डेफिनेशन को एक्चुअल में इस प्रकार से इन्होंने दिया था और यही हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ये जो वर्ड है, ये वर्ड किन्होंने दिया है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। क्या हो जाएगा? इरेटोस्थेनीज। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? अभी मैंने आप लोगों को बताया जो संभववाद जो विचारधारा है, सबसे पहले किसने दिया था? तो लुसियन फेब्रे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है हमारे पास, देख लीजिए कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें मानवीय घटक को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें मनुष्य को अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। कौन है भाई आधुनिक मानव भूगोल के जनक? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लीजिए क्या है हमारे पास कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलर या फिर ग्रिफिथ टेलर बोलिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए ई कांट भी थे, हम बोल्ट भी थे, रिटर भी थे, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्या है यहाँ पर एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है ना, रेडजेल ने ही लिखा है। किसने? रेडजेल ने। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 रेडजेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेडजेल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? बर्नार्ड वेरेनियस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, यानी कि डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। कहाँ है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या? तो मैदानों में। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। चलिए, ये तो एक हो गया हमारा। आगे चला जाए और आगे देखा जाए। दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एशिया महादेश। देखिए, जब अगर आप लोग कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए ना तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से दे देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्या है। थर्ड नंबर में है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। ठीक है, जलवायु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया अमेजन नदी बेसिन का भी हम लोगों ने जिक्र किया था और अमेजन नदी बेसिन में हमारा विरल जनसंख्या पाया जाता है। कैसा पाया जाता है भाई? विरल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ाया गया है, टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है, हर एक चीज आप लोगों को ऊपर से मिल ही जा रहा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा आता है चीन का नाम, दूसरा नंबर में भारत का नाम और तीसरा नंबर में अमेरिका का नाम आता है। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि एशिया महादेश में जो है वो सब तो आप लोग कर ही लीजिए, एशिया वाला कर लेना है
और इधर आप लोग 4-5 कर लीजिए। आगे चलिए क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। ठीक है, कम घनत्व वाला यहाँ पर बोला नहीं है। तो यहाँ पर कम घनत्व वाला कौन नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये कम घनत्व वाला नहीं है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया भी कम घनत्व वाला है, विषुवतीय प्रदेश भी और ध्रुवीय प्रदेश भी। मैंने आप लोगों को ऊपर में सब कुछ पढ़ा दिया है, आप लोग उसको विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़िए, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा और आप लोग भी हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से ही दे देंगे। आप लोग दक्षिण पूर्वी एशिया ऊपर में पढ़िए, वो हमारा कम घनत्व वाला नहीं है, आप लोगों को वहां से हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। आगे चला जाए, आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। निम्न जनसंख्या, जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या तो एशिया में है, सबसे कम है ओशिनिया में, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो ओशिनिया इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है, ये भी प्रश्न अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो कि एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, कितनी, तो 600 करोड़। 600 करोड़ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ है भाई, तो एशिया में है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, ये तो भी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, इसका भी एशिया ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में 11 क्या है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999। ठीक है, क्वेश्चन में 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1999 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1999 में क्या हुआ था, मानव का यहाँ विश्व की जो मानव की जनसंख्या 6 करोड़ हो गया था, 1999 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा जावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है, आवास नहीं है। जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है, लेकिन आवास हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, और इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये जो प्रतिकर्ष और ये जो अपकर्ष कारक है, ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये हमारा प्रवास के लिए उत्तरदायी है। मैंने आप लोगों को अभी बताया प्रवास का जो 2 फैक्टर है, एक हमारा प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष है, तो इसी के लिए हमारा ये उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। देखिए सबसे पहला तो हमारा नाम आता है एशिया का, और जो हमारा दूसरा नंबर में आता है ये होता है हमारा अफ्रीका। कोई दिक्कत नहीं है, अफ्रीका याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और सबसे कम का अगर बात करा जाए, सबसे कम हमारे किसका है, ओशिनिया का है। फर्स्ट नंबर में एशिया है, सेकंड नंबर में अफ्रीका है, और सबसे कम में क्या है, ओशिनिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन्म स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 16 है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन्म स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि रहन सहन की अच्छी दशाएं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रतिकर्ष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रतिकर्ष आखिर में होता क्या है। प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो लोगों को अपने निवास स्थल को छोड़ने के लिए विवश करता है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं ऐसे कारण, ठीक है, जो जिस जगह पे वो रह रहा है उसको छोड़ने के लिए उसको मजबूर कर दे, विवश कर दे। जैसे कि मान के चलिए ये आपका गांव है और ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप लोग रहते हैं, यहाँ पर आप लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए अगर आपको अच्छे तरीके से रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ पर अगर आपको अच्छे तरीके से रोजगार नहीं मिलेगा, आपके भी गांव में या फिर हमारे भी गांव में ऐसा होता है कि कोई ऐसा मतलब व्यक्ति है जिनको यहाँ पर सही ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये अपनी फैमिली को लेकर क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। या फिर मान के चलिए यहाँ पर अगर आपको अच्छा जलवायु नहीं मिलता है, या फिर यहाँ पर मान के चलिए पूरा महामारी फैल गया, कोई आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तब भी आदमी क्या होता है, विवश हो जाता है उस जगह को छोड़ने के लिए। तो इसको बोला जाता है प्रतिकर्ष कारक। इसको क्या बोला जाता है, प्रतिकर्ष कारक। लोगों को न चाहते हुए भी अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है। जैसे बेरोजगारी अगर हो गया, रहन सहन की निम्न दशाएं, अगर रहन सहन के लिए सही दशा नहीं मिल पाता है, कोई राजनीतिक उपद्रव हो गया, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक
पिछड़ापन, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। ये सब क्या होता है, जहां पर आप लोग रहते हैं ना, उस जगह को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर देगा, ये सब जो फैक्टर है, और ये हमारा प्रतिकर्ष कारक में आता है। और यहाँ पर भी वही कहानी है, देख लीजिए, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर भी बोला जाए प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या है, मतलब मान के चलिए रहन सहन की अच्छी दशाएं अगर है, अच्छी दशाएं हैं तो क्या होगा, वहां पर आदमी रहेगा, कोई इशू नहीं है। और अगर अच्छी दशाएं नहीं है तो उस जगह को छोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपकर्ष कारक नहीं है। कौन वाला अपकर्ष कारक नहीं है, नहीं है मतलब क्या, मतलब कौन वाला नहीं है, तो ये वाला तो हमारा नहीं है ना, ये वाला नहीं है कि रहन सहन की अच्छी दशाएं, ये हमारा ये फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अच्छी दशाएं अगर है तब कोई आदमी थोड़े ना जाएगा भाई। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ना तो बेरोजगारी है, आपको रोजगार भी मिल रहा है, ना महामारी फैला है, ना कोई आपदा आया है, ना वहाँ पर कोई दबंगई हमला हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप उस जगह को काहे छोड़ेंगे, उसी जगह में रहना है। तो ये जो रहन सहन की जो अच्छी दशाएं हैं, ये हमारा अपकर्षक, ये हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आगे चला जाए, आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर जो अपकर्षक जो कारक है, अपकर्षक कारक में क्या आता है कि इसके अंतर्गत उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता या आकर्षित करता है। देखिए प्रतिकर्ष में क्या होता है, वो विवश हो जाता है कि उसको उस जगह को छोड़ना ही पड़ता है। अपकर्ष में क्या होता है कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर रह रहा है, लेकिन उनको क्या होता है कि ये जगह जो छोड़ता है ना, ये अपने मन से छोड़ देता है, मतलब किसी और जगह के लिए वो आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात क्लियर। तो ये वाला जो होता है ये हमारा अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसका, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो देख लीजिए क्या है, जैसे क्या क्या है, जगह पर ऐसी सुविधाएं विकसित हो जाती है कि लोग अपने आप उस स्थान की ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, काम के बेहतर अवसर के लिए चले जाते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं के लिए चले जाते हैं, शांति और स्थायित्व के लिए चले जाते हैं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु प्रवास के महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। ठीक है, ये हमारा अपकर्ष कारक है। ऊपर वाला जो मैंने आप लोगों को बताया हमारा प्रतिकर्ष कारक था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब यहाँ पे 4 महादेश का नाम दिया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महादेश में है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका में। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या हमारा एशिया महादेश में पाया जाता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर का अगर बात करा जाए तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है। अगर आप लोग नीचे की इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर हर एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग अफ्रीका का बात करें, अफ्रीका का, तो यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर जनसंख्या में जो वृद्धि दर है ये हमारा 2.6 है, जबकि एशिया का यहाँ पर कितना है 1.1 है। अगर बात करा जाए मतलब यहाँ पर अधिक जनसंख्या का, तो अधिक जनसंख्या तो एशिया में पाया जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर का बात करा जाए तो ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इस टेबल को भी आप लोग देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। देखिए ऊपर में मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, थोड़ा लेंदी है, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा, इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है ये हमारा क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो हमारे 0 से लेकर 14 वर्ष होता है, 15 से लेकर 59 वर्ष भी होता है, 60 वर्ष से अधिक भी होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का ये जो 70 से जो अधिक है इस प्रकार का हमारा आयु वर्ग नहीं होता है, इसलिए 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब अब आप लोगों का यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए कार्यशील आयु वर्ग यानी कि कार्यशील जनसंख्या किसको बोला जाता है। मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर करके बताया कि 15 से 59 वर्ष का ये जो टाइम पीरियड है, ये जो एज है, ये हमारा क्या कहलाता है, कार्यशील आयु वर्ग या फिर कार्यशील जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। देखिए ग्राम का और जो नगर का जो विभाजन होता है किस आधार पर होता है, तो आकार बिंदु पर होता है। कैसे होता है, आकार बिंदु पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आकार बिंदु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड क्या आकृति है, किस प्रकार से है उसका आयु लिंग पिरामिड, तो त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो शीर्ष की ओर क्या होता है, सुंडाकार होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि घंटी के आकार का। ये कैसा होता है भाई, घंटी के आकार का होता है ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो लिंग पिरामिड जो है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला कैसा हो जाएगा, इसका हमारा आयु लिंग पिरामिड कैसा हो जाएगा, घंटी के आकार का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। देखिए जो सिंगापुर है इसमें करीबन लगभग 100% क्या है, शहरी जनसंख्या वाला ये क्या है, देश है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है। देखिए इसका 2 कारण है। ठीक है, इसका 2 कारण है कि समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, ये एक हो जाएगा, और दूसरा कारण हो जाएगा पुरुष प्रधान उत्प्रवास। ठीक है, यानी पुरुष प्रधान क्या हो रहा है, उत्प्रवास हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहा है, और समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति। ये जो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 दोनों का दोनों सही हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको बताना कि बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड है किस प्रकार से है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड होता है ये भी हमारा त्रिभुज के आकार का ही होता है। ठीक है, कैसे होता है, त्रिभुज के आकार का ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, यानी कि त्रिभुज के आकार का होता है, ये याद रखें त्रिभुज के आकार का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नांकित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है, किस देश का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटविया। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया कि लेटविया का जो यहाँ पर लिंग अनुपात जो है सबसे ज्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि लिंग अनुपात का संबंध है किससे, तो लिंग अनुपात का संबंध होता है पुरुष और स्त्रियों के बीच, यानी जो पुरुष का जनसंख्या होता है जो स्त्री का जनसंख्या होता है दोनों के अनुपात को क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। इसलिए 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, इन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा का कंसेप्ट दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका महबूब हो जाएगा। ठीक है, महबूब उल हक, महबूब उल हक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है कि मानव विकास सूचांक का मापक निम्न में से कौन सा है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि मानव विकास सूचांक का जो मापक है स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और संसाधनों तक पहुंच भी है, इसलिए इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया क्षमता उपागम जो कि हमारा 4th नंबर में था, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्षमता उपागम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचांक रखने वाले 2 देश 2018 के अनुसार आपको बताना है। तो एक नॉर्वे स्विट्जरलैंड, ये जो है नॉर्वे तो सबसे फर्स्ट में ही है भाई, उसके बाद स्विट्जरलैंड जो है, नॉर्वे स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये जो 2 देश है ये क्या है विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचांक रखने वाले 2 देश है। तो नॉर्वे स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग अपने खोपड़ी में और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के, तो पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में शामिल नहीं है।
भारत। भारत जो है ये हमारा उच्च मानव विकास स्तर में शामिल नहीं है, बल्कि भारत मध्यम मानव विकास सूचांक में शामिल है, याद रखिएगा। देखिए ये सब का पूरा एक टेबल, ये बहुत सारे देश उसमें दिए हुए हैं, उतना आप लोग नहीं कर पाइएगा, इतना सारा देश आप लोग नहीं याद रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट में पार कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर उच्च वाला जो मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, भारत। भारत नहीं है क्योंकि भारत का जो है ना विकास सूचांक जो है, मानव विकास सूचांक जो है वो मध्यम है। ऐसे बहुत सारे देश है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमें पूरा देश के बारे में जानना, तो आप लोग नेट में भी सर्च कर सकते हैं, आपकी किताब में भी दिया हुआ, आप लोग किताब वाला भी देख सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। जो प्राथमिक विद्यालय स्तर का जो आयु सीमा होता है वह क्या है, तो ये हमारा 6 साल से लेकर 11 साल तक है, 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, ठीक है। तो कौन उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा मिस्र। मिस्र नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो नॉर्वे का है 0.954, जापान का है 0.915, अर्जेंटीना का है 0.830 और मिस्र का है 0.700। ये 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। और ये जो 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से जो उच्च मानव विकास किसका नहीं है, ये हो जाएगा मिस्र। ये मिस्र का यहाँ पर 0.700 है। इसलिए देखिए जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है उसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना होता है, ये नहीं कि आपके मन में आपने ये याद कर रखा है आपने उसी को मार दिया, नहीं भाई, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर मिस्र का यहाँ पर सबसे कम है। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें खट्टे जैसे अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, ये सब का कृषि किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही दिया गया है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक ये जो क्रिया है ये मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, ग्रामीण इलाका में ही ये ज्यादा किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, जिसको हम लोग कोलखोज बोलते हैं। यहाँ पर रूस लिखा रहे चाहे सोवियत संघ लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोलखोज ही आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि को लादंग कहा जाता है। कहाँ, तो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या बोला जाता है, लादंग बोला जाता है। ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि सब नाम है। देख लीजिए कहाँ पर क्या क्या बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि जो है, ठीक है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग बोला जाता है, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है, मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनुको बोला जाता है, कांगो में मासोले बोला जाता है, वियतनाम में रे बोला जाता है, श्रीलंका में चना बोला जाता है, फिलीपींस में इसको कैंगिन बोला जाता है। तो ये सब इसका नाम है, स्थानांतरण कृषि का ये स्थानीय नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो ट्रक फार्मिंग में एक्चुअल में फल और सब्जी की कृषि की जाती है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास है हार्टिकल्चर। देख लीजिए हार्टिकल्चर में क्या होता है, हार्टिकल्चर संबंधित है तो इसमें फल और सब्जी का खेती किया जाता है, इसलिए 6 नंबर में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फल और सब्जी से, फल और सब्जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए, चावल या फिर धान की खेती संबंधित है। चावल और धान का जो खेती होता है किसमें होता है, ये गहन निर्वाहन कृषि है। क्या है, गहन निर्वाह कृषि हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। देखिए बागाती कृषि को हम लोग बागानी कृषि या फिर रोपण कृषि बोलते हैं। रोपण कृषि जिसको हम लोग व्यापारिक भी बोल सकते हैं, कि इसमें एक्चुअल में व्यापार के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है कि बागानी कृषि के अंतर्गत किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने के भत्ते प्राय बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला, ये सब का उत्पादन किया जाता है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। रबड़ है, चाय भी है, गन्ना भी है, तो कौन नहीं है भाई, मक्का नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे चला जाए, चलिए। तो ये बागायती कृषि के जो प्रधान क्षेत्र है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व एशिया है, मध्य अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका के उष्ण आर्द्र प्रदेश है। आगे क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया और मैंने आप लोगों को बार बोला कि इसको कर लीजिए कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, फजेंडा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है मिश्रित कृषि, क्योंकि यहाँ पर पशुओं को और फसलों को समान समान नजरिए से देखा जाता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल या फिर रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर जो है कोको, ठीक है। कोको जो है ये हमारा रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ अधिक सफल रहा है भाई, तो डेनमार्क में। डेनमार्क में अभी मैंने आप लोगों को बताइए कहाँ अधिक सफल रहा है, तो डेनमार्क में ये अधिक सफल रहा है। क्वेश्चन 14 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, कहाँ क्या जाता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में क्या जाता है, इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि से ही क्या है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है, तो यूरोप वासियों द्वारा यहाँ पर रोपण कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, रबड़, ठीक है। तो रबड़ आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रोपण कृषि, जिसको हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको रोपण कृषि भी बोला जाता है, जिसको हम लोग रोपण कृषि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोपण कृषि, रोपण कृषि। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो रोपण फसल कौन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 चाय। चाय क्या एक रोपण फसल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को हर एक चीज बताया जो भी इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब जो है आप लोगों का जैसे स्थानांतरण कृषि जो है, कर्तन दहन प्रणाली जो है आपका, ये सब का जो एग्जाम्पल है आप लोग चाहे तो और कर सकते हैं, आप लोग नेट वगैरह से आप लोग और देख के कुछ कर सकते हैं, उस सब आप लोग कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो नगोया को जापान का क्या बोला जाता है, डेट्राइट बोला जाता है। और जो चेन्नई है ना, चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, याद रखिएगा। चेन्नई जो भारत का डेट्राइट है और नगोया जो है ये जापान का डेट्राइट है। आगे बढ़िए सर, आगे देखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज को याद रखने के लिए और क्वेश्चन में दे दिया गया है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सूती वस्त्र हो जाएगा। 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए ये फेमस है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही मेल खाता है कि जो पिट्सबर्ग है ये हमारा लो इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर लो इस्पात उद्योग है जिसको जंग का कटोरा भी बोला जाता था, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया। आगे बढ़िए सर, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है, यह आपका इटली में है। ये जो मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग जो है, ठीक है, ये रेशमी वस्त्र उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है और यह हमारा इटली में है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब इस साल 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि टोयोटा कंपनी, आप देखे होंगे इनका बहुत सारा कार वगैरह है, तो टोयोटा कंपनी किस देश की है, तो टोयोटा हमारा जापान का है भाई। कहाँ का, जापान का, याद रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे जो आगे है, कौन सा देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है, दूसरा वाला व्यवसाय, तो यहाँ पर जो कुटीर उद्योग है, देखिए जितना भी उद्योग है, जितना भी फैक्ट्री है, ये हमारा दूसरे कैटेगरी में ही आता है। द्वितीयक व्यवसाय या फिर द्वितीयक क्रिया या फिर द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है। ये जो टेलीविजन उद्योग है, ठीक है, ये हमारा आधारभूत उद्योग नहीं है। और यहाँ पर लो इस्पात उद्योग जो है ये भी आधारभूत उद्योग है। वस्त्र उद्योग की जो मशीनें हैं ये भी आधारभूत उद्योग है। वस्त्र उद्योग जो है ये भी आधारभूत उद्योग है, लेकिन टेलीविजन उद्योग हमारा ये आधारभूत उद्योग नहीं है। देखिए आधारभूत उद्योग क्या होता है, जो मतलब दूसरे उद्योगों का आधार होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब देखिए सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है,
चीनी है, जूट है। तो देखिए ऊनी वस्त्र ये हमारा कृषि आधारित उद्योग नहीं है बल्कि पशु आधारित उद्योग है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। 9 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऊनी वस्त्र जो कि हमारा एक पशु आधारित उद्योग है। आगे चलिए, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र को बोला जाता है। आप लोगों को अभी मैंने बताया, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट करा ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो जापान। जापान मतलब अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर कपास नहीं दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? कौन है भाई? तो जहाज निर्माण उद्योग जो है एक स्वच्छंद उद्योग है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दिया एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको देखिए कहीं कहीं पर हौजरी भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर हजरी भी लिखा हुआ है, जो भी बोलिएगा। ये जो हजरी है, ठीक है, तो हजरी का अभिप्राय उन वस्त्रों से है जो शरीर के निचले भाग यानी कि टांगों को ढकने के काम आते हैं। एक प्रकार का मतलब वस्त्र है। पहले ये हाथ से बनाए जाते थे और ये अभी मशीनों से स्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है। पहले ये हाथ से मतलब बनाया जाता था और अब मशीनों से बनाया जा रहा है और इसको अभी स्टॉकिंग के नाम से जाना जा रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाजार भी है, पूंजी भी है, ऊर्जा भी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का इसमें किसी भी प्रकार कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ये आधारभूत उद्योग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मतलब दूसरे उद्योगों का क्या होता है, आधार होता है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आधारभूत उद्योग। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कलर से कुछ डिनोट किया जाता है, जिससे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ना इसको लाल रंग से डिनोट किया जाता है। जो पंचम क्रियाएं हैं इसको गोल्डन कलर यानी कि स्वर्ण रंग से डिनोट किया जाता है। अति कुशल जो व्यावसायिक श्रमिक है इसको भी श्वेत यानी कि सफेद कलर से इसको डिनोट किया जाता है। श्वेत बोलिए सफेद बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अति कुशल व्यावसायिक श्रमिक है उनको श्वेत या फिर सफेद कलर से डिनोट किया जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, जो कम दक्षता वाले जो व्यावसायिक श्रमिक होते हैं उसको धूसर कलर से उसको डिनोट किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक टेबल आ गया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा तृतीयक, चतुर्थक और जो पंचम ये जो सेक्टर है, ये जो या फिर क्रियाएं हैं, तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला, इसको हम लोग सेवा सेक्टर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सेवा सेक्टर। जैसे तृतीयक क्रिया के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, व्यापार एवं वाणिज्य आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, सेवाएं आता है। चतुर्थक के अंतर्गत आता है सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित, और पंचम में आता है विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक। तो ये सब चीज आप लोग जानिए। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निर्णयकर्ता किस क्षेत्र में या फिर किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो भाई ये पंचम में आते हैं। परिवहन किस में आता है? तृतीयक में आता है। व्यापार एवं वाणिज्य में दो प्रकार का हो जाएगा, थोक व्यापार हो जाएगा, फुटकर का व्यापार, एक मतलब जो होलसेल बेचता है और जो रिटेल बेचता है, ये सब हो जाएगा। परिवहन है तो परिवहन में हम लोगों का आ जाएगा रेल, सड़क, जल, वायु, जो आगे हम लोग बात करेंगे, एक चैप्टर ये परिवहन का। तो इस प्रकार से ये सब जो चीजें ये सबको देखिए किसमें क्या आ रहा है, ठीक है। और मैंने पीडीएफ में दे दिया है, आप लोग इसको एकदम आसानी से हर एक चीज को कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरो दे दीजिएगा, ये परिवहन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से करिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते क्योंकि इसका मैंने पीडीएफ में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि शिक्षा और सूचना क्रियाकलाप है। देखिए शिक्षा और सूचना किसके अंतर्गत आता है भाई, तो चतुर्थ में आता है, चौथे नंबर में आता है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, पांचवें नंबर में कौन आता है, जो पंचम जो क्रियाएं हैं, पंचम क्रिया के अंतर्गत कौन आता है, खेती तो नहीं आता है, खेती तो हमारा प्रथम में आ जाता है। पांचवा का बात क्या है, पंचम का, तो पंचम में कौन आएगा, बाह्य स्रोतन। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया जिसको हम लोग बोलेंगे आउटसोर्सिंग, ठीक है, बाह्य स्रोतन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो यूरोप में सबसे अधिक मात्रा में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान,
बौद्धिक संपदा, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लीजिए एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर इनमें से सभी मिलता है ना, तो इसका 99% चांस होता है कि यही हमारा आंसर होगा। और अगर कभी भी ऑप्शन में अगर इनमें से कोई नहीं, ध्यान सुनिए, इनमें से कोई नहीं अगर मिलता है तो आप जान लीजिए कि 99% ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए कैसा लॉजिक है, अगर इनमें से सभी है ना तो 99% चांस है कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई नहीं है ना तो 99% चांस है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। कभी कभार 1% में हो जाता है, वो अलग बात है। ऐसे आप यहाँ से तुक्का भी मार सकते हैं, अंदाजी गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है हमारे पास, कि चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं। भारत भी हुआ है, सिंगापुर भी हुआ है, स्विट्जरलैंड भी हुआ है, यानी 5 का सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, कि स्वर्ण कलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में कौन है। अभी मैंने गोल्डन कलर कौन होता है, पंचम क्रियाकलाप होता है, 5वां नंबर वाला। 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए, देखिए क्या है, कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, यह पर्यटन हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को जो टेबल दिया है उस टेबल को जरूर से जरूर आप लोग देखिए, क्योंकि अगर आप लोग उस टेबल को देख लेते हैं ना तो प्राथमिक द्वितीयक और सॉरी वहां पर प्राथमिक द्वितीयक नहीं है लेकिन तृतीयक चतुर्थ पंचम है, तो उसमें आप लोगों का गलती नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है, कि संचार में निम्न में से किसका प्रेषण सम्मिलित होता है। तो देखिए संचार में शब्दों तथा संदेशों का भी होता है, तथ्यों का भी होता है, विचारों का भी होता है, हर एक चीज का होता है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये सब जो संचार, अभिव्यक्ति, माध्यम, ये सब हम लोग हिंदी में भी और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, या फिर और देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, कीमतों को घटाने में, या फिर विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, यानी चौथे सेक्टर में कौन आते हैं, चौथे क्रियाओं में कौन आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा में यहाँ पर आ जाएगा हमारा विश्वविद्यालय शिक्षक। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा वाला चतुर्थ सेक्टर में आता है, इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षक जो हो जाएगा वो हमारे चतुर्थ सेक्टर में आएगा, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च स्तरीय जो अन्वेषण होता है किसके अंतर्गत आता है, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। ये मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि उच्च स्तर का जो भी मतलब निर्णय लिया जाता है वो पंचम में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नांकित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीयक में कौन आएंगे यहाँ पर, खेती तो प्राथमिक में आता है, बुनाई भी प्राथमिक में आ जाएगा, आखेट भी प्राथमिक में आ जाएगा। तो ये जो व्यापार है, क्योंकि व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, सेवा से होता है, इसलिए जहां पर भी सेवा का बात होता है वहां पर तृतीयक का बात हो जाएगा। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तृतीयक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। 12 के यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। देखिए www जो हम लोग कभी भी सर्च करने के लिए www इस प्रकार से लिखते हैं, तो www का यहाँ पर मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ठीक है। जीपीएस का मतलब हो जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सब कर लीजिए। अब यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। चलिए करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, कि सड़क परिवहन किस स्थलकृति का उपयोगी साधन है। तो यहाँ पर देखिए पठारी तो होगा नहीं, पहाड़ी तो होगा नहीं, मरुस्थली भी होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैदानी। क्या हो जाएगा, मैदानी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। यूएसए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अमेरिका में सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। सबसे जो व्यस्त वाला समुद्री मार्ग है क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त वाला समुद्री मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे, तो कोलोन से। किससे जोड़ता है, कोलोन से जोड़ता है। पनामा नहर क्या करता है, पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कि निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि लंबी दूरी तक क्या है, भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जल परिवहन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल परिवहन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुएज नहर मिलाती है किसको, तो भूमध्य सागर को लाल सागर, ठीक है। मतलब दोनों भूमध्य सागर को लाल सागर में क्या करते हैं, मिलाती है, जोड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पनामा नहर जोड़ती है, इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये जो पनामा नहर है ये किसको किसको जोड़ता है भाई, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ता है, ठीक है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो चलिए देख लेते हैं कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ये कहाँ है भाई, यूएसए में है, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को जितना भी बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ वो सब पहले कर लीजिए आप लोग। इसका क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, तो ये आपका रूस में स्थित है। आप इसको सोवियत रूस भी बोल सकते हैं या फिर सोवियत संघ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं, तो इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट करिए, 10 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देख लीजिए सर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्रिक मार्ग स्थित है, कहाँ ये स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंध महासागर में। कहाँ हो जाएगा, अंध महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अंध महासागर को हम लोग अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अंध महासागर को क्या बोला जाता है, अटलांटिक महासागर भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक नोट है, देख लीजिए क्या है कि केप ऑफ गुड होप अथवा उत्तमाशा अंतरिक्ष, ठीक है। देखिए उत्तमाशा अंतरिक्ष का और एक नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये जो केप ऑफ गुड होप है या फिर उत्तमाशा अंतरिक्ष जो है, यह अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। यह क्षेत्र इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में जाते हैं। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। ये सब आप लोग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है यहाँ पर कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है, ठीक है। तो ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट हाईवे डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर में पढ़ा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। और आगे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको आगे और कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, रेलमार्ग के जाल का सरलतम घनत्व है कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है कि डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में स्थित एक नगर है, एक नगर का नाम है। डायमंड हार्बर क्या है, एक नगर का नाम है जो हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है। कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो ऑस्ट्रिया नहीं है, ईरान, इराक, सऊदी अरब ये सब है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो ये जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि सार्क का सदस्य है, तो ये जो भारत है, भारत क्या है, सार्क का सदस्य है। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अब सार्क के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सार्क को दक्षिण भी बोला जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो रूस इसका और भारत भी इसका सदस्य नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोचियो जो कारवाड़ है ये किस प्रकार का पतन है, तो ये हमारा नौसैनिक पतन है, मैंने आप लोगों को बताया। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौसैनिक पतन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देख लीजिए कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन को क्या कहते हैं, तो इसको आंत्रपने पतन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। देखिए आंतरिक सामुद्रिक पतन को हम लोग अंतर्देशीय पतन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो कोलकाता, मैनचेस्टर या फिर मेम्फिस जो है ये हमारा क्या है, अंतर्देशीय पतन है। लेकिन ये जो एंथेस है ये हमारा आंतरिक सामुद्रिक पतन या फिर अंतर्देशीय पतन नहीं है, इसलिए 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है, ठीक है। और 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत एक सदस्य है, किसका, तो साप्टा का भारत सदस्य है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित कौन खनन नगर है, तो यहाँ पर ब्रोकन हिल जो है, अभी मैंने आप लोगों को बताया ब्रोकन हिल, धनबाद, ये सब क्या है, खनन नगर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फॉर्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो फॉर्मगिरी कहाँ नहीं पाए जाते हैं भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत में। भारत में फॉर्मगिरी नहीं पाया जाता है। ये फॉर्मगिरी क्या है, देख लीजिए कृषि भूमि पर बने घरों को फॉर्मगिरी कहा जाता है। तो भारत में कृषि भूमि पर बाई चांस ही घर बनता है, तो ये भारत में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, किस झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा, तो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा, ठीक है। किसी झील के चारों ओर या फिर किसी तालाब के चारों ओर जो गाँव बसता है वह वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक, ठीक है। ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित है, तो प्राथमिक से। प्राथमिक क्रिया बोलिए, प्राथमिक क्षेत्र बोलिए, प्राथमिक व्यवसाय बोलिए, या फिर प्राथमिक आप लोग यहाँ पर प्राथमिक स्टेज भी आप लोग बोल सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो सीढ़ीनुमा। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार का पाया जाता है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है, कौन पठारी नगर है, ये जो नागपुर है, नागपुर हमारा क्या है, एक पठारी नगर है। नागपुर क्या है, एक पठारी नगर है। आगे चलिए, भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो ये औद्योगिक के अंतर्गत आएंगे। भिलाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित एक नगर है, यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो ये औद्योगिक वर्ग में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है, तो रैखिक, मैंने आप लोगों को अभी बताया। फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है, कहाँ मिलती है, फार्म स्टेड बस्तियां, तो ये आप लोगों का मिलता है कनाडा में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, तो पंखा प्रतिरूप पाया जाता है, पंखा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि टुंड्रा क्षेत्रों में क्या है, एक्सकमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं, इसको इग्लू बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। सांस्कृतिक नगर मैंने आप लोगों को बताया कि धर्म के लिए प्रसिद्ध हो, ठीक है। तो मक्का यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सांस्कृतिक नगर है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो सिंधु घाटी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन 14 क्या है कि वर्ष 2011 में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, तो 53, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 15 है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मेगा सिटी जो होता है या फिर, ठीक है, ऐसे महानगर जिनके नगर तथा उपनगरों की जनसंख्या मिलकर अगर 1 करोड़ से अगर अधिक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, मेगा सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 10 लाख ये तो होगा नहीं, 50 लाख से कम ये भी होगा नहीं, 1 लाख ये भी होगा नहीं, तो 50 लाख से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। एक्चुअल में इसका जो होता है जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होता है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सूट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16 की ओर, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास का जो लघुत्तम इकाई होता है उसको हम लोग पल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्ली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन 18 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, तो अदिस अबाबा है, जिसको न्यू फ्लावर भी बोला जाता है, द न्यू फ्लावर भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, ठीक है, जेरूसलम हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन 20 क्या कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। अब औद्योगिक नगर का बात आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन पहले क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे जमशेदपुर जो है ये हमारे क्या एक औद्योगिक नगर है। और यहाँ पर हमारे क्या होता है कि भूगोल का आप लोगों का 2 बुक है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक। पहला वाला विश्व के बारे में है, दूसरा वाला भारत के बारे में है। तो पहला बुक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आगे हम लोग सेकंड बुक की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।